Success is a vehicle which moves on wheels called hard work and discipline. But journey is impossible without fuel called self-confidence. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of legal and constitutional history, I have discussed various important questions for the examination point of view in the previous videos. जैसे कि मैंने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज इस वीडियो में मैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। दैट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन डिटेल। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यदि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज द एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट sought टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, और ये इसी पर्पज से लाया गया था जिससे कि कंट्री के अंदर, देश के अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके। एंड दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ बाय एडविन मॉन्टेस्क्यू। ये जो एक्ट था, ये एडविन मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर इसको लाया गया था। और ये जो एडविन मॉन्टेस्क्यू थे, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम। वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे। एंड द नेक्स्ट पर्सन वाज लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ही वॉज द इंडियन वाइसराय बिटवीन द 1960 एंड 1921। ये इंडिया के वाइसराय हुआ करते थे 1916 से 1921 के बीच में, और इनके द्वारा ही ये एक्ट लाया गया था। दैट फॉर दैट पर्पज इट इज आल्सो नोन एज मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसको मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो नोन एज मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसको मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट हैज केम इनटू फोर्स इन 1921। ये पास तो हुआ था 1919 के अंदर, परंतु फोर्स में आया था 1921 के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यदि हम प्रिंसिपल फीचर्स की बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, तो जैसा कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके अंदर गवर्नमेंट का विभाजन दो भागों में कर दिया गया था। ऑन द वन पार्ट दैट वाज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द सेकेंड वन वाज सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 टियर सिस्टम पे काम करती है जनरली। आपको पता है ना कि यहाँ पर एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट काम करती है जनरली। वैसे इसके अलावा आप देखते हैं सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट भी है, परंतु जनरली हम यही कहते हैं कि आवर द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग ऑन द 2 टियर सिस्टम। हम यही कहते हैं कि 2 सिस्टम पे काम कर रही है। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट थी इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। ऑन द वन पार्ट देयर वाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड ऑन द सेकंड पार्ट दैट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इसके कामों को भी इन्होंने फर्दर सेपरेशन ऑफ पावर नाम के कॉन्सेप्ट के द्वारा डिवाइड कर दिया था। दैट वाज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसको भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में इसके जो कार्य थे उनका विभाजन कर दिया गया था। फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले एग्जीक्यूटिव के संबंध में। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डियार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड देयर वाज द 2 क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। यदि हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे जो डीआरके सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। ऑन द फर्स्ट पार्ट दैट देयर वाज एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड सेकंड वन वाज मिनिस्टर्स। तो दिस मींस एग्जीक्यूटिव वाज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स। एग्जीक्यूटिव को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड द मिनिस्टर्स। गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस। और जो गवर्नर होता था उस समय, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता था प्रोविंस का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। तो दिस वे सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे, जो विषय थे, जो लिस्ट थी, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सब्जेक्ट्स थे उनके बीच में जो सब्जेक्ट्स का विभाजन किया गया था, तो वो विभाजन भी 2 भागों में किया गया था। ऑन द फर्स्ट पार्ट देयर वाज रिजर्व लिस्ट एंड ऑन द सेकंड पार्ट देयर वाज ट्रांसफर लिस्ट। तो सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। तो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट में इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। यदि हम बात करते हैं रिजर्व लिस्ट की, तो गवर्नर वाज इन द चार्ज ऑफ रिजर्व लिस्ट। जो गवर्नर था वो रिजर्व लिस्ट का जो चार्ज रहता था, रिजर्व लिस्ट के संबंध में जो कानून बनाने का जो मेन कार्य जो दिया गया था वो गवर्नर के हाथ में था।
दैट वाज द गिवन टू द गवर्नर अलोंग विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। वहाँ पे जो गवर्नर था वो इन रिजर्व लिस्ट के चार्ज में था एंड ही वाज डूइंग हिज वर्क विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। ये कार्य वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की सहायता से करता था। एंड द सब्जेक्ट अंडर दिस लिस्ट वर द, यहाँ पे जो रिजर्व लिस्ट है इसमें कौन कौन से विषय शामिल थे? लॉ, ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड, रेवेन्यू एक्सेट्रा। तो दीज ऑल सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड अंडर द रिजर्व लिस्ट। ये वो सब विषय थे जो रिजर्व लिस्ट के अंदर आते थे और जिनके जो आपकी गवर्नर के ऊपर इनका मेन चार्ज गवर्नर के अंदर उसमें रहता था। और गवर्नर अपना इन विषयों पर कोई भी कानून जो बनाने होते थे इसके संबंध में वो अपना कार्य एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की सहायता से करते थे। इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसफर लिस्ट, यदि हम ट्रांसफर लिस्ट की बात करते हैं, द मिनिस्टर्स वर इन द चार्ज ऑफ ट्रांसफर लिस्ट। जो ट्रांसफर लिस्ट थी उसका जो चार्ज था वो मिनिस्टर्स को दिया गया था। और यदि हम ट्रांसफर लिस्ट के विषय की बात करते हैं तो वो विषय हुआ करते थे एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्सेट्रा। तो दीज वर द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर लिस्ट। ये वो विषय हैं जो ट्रांसफर लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए थे। द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। यदि हम मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो मिनिस्टर्स को जवाब देना होता था लोगों को। तो मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम थ्रू द लेजिस्लेचर, क्योंकि मिनिस्टर्स का चुनाव लोगों के द्वारा किया जा रहा था और वहां पे जो मिनिस्टर थे दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। यदि वो कोई भी गलत कार्य करते थे, यदि वो अपना कार्य सही से नहीं करते थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम, जिन्होंने उन्हें चूज किया था। These ministers were nominated from amongst the elected members of the legislative council। और ये जो मिनिस्टर्स थे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के जो चुने जाते थे उन्हीं के बीच में से, मतलब कहीं ना कहीं ये उन्हीं, मतलब मिनिस्टर्स भी उन्हीं के उसमें से लिए जाते थे। तो मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो विधान परिषद थी, विधान परिषद के चुने गए सदस्यों में से ही मिनिस्टर्स का चुनाव किया जाता था। द एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यदि हम एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की बात करें तो वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। जैसे कि मिनिस्टर्स, मैंने आपको बताया ना, मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और लेजिस्लेचर। The Secretary of the State and the Governor General could interfere in the matters under the reserve list। यदि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और जो गवर्नर जनरल थे वो रिजर्व लिस्ट के विषयों के अंदर भी इंटरफियर कर सकते थे, बट दिस इंटरफेरेंस वाज रेस्ट्रिक्टेड फॉर द ट्रांसफर लिस्ट। परंतु ये जो इंटरफेरेंस था वो केवल एक ट्रांसफर लिस्ट के विषयों के संबंध में रेस्ट्रिक्टेड था। तो ये मैंने आपको बताया लिस्ट के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैंने बता दिया कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी उसके एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर की बात। यू विल टॉक अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द साइज ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज इंक्रीज्ड। जब, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे ही पास किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो साइज था वो बढ़ा दिया गया। नाउ अबाउट 70% ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड। अब देखा जाए तो 70, लगभग आपके 70% से के लगभग जो मेंबर थे वो इलेक्ट किए जाते थे। देयर वर कम्युनल एंड क्लास इलेक्टरेट्स। सेकेंड वन, सम वोमेन कुड आल्सो वोट। एंड द थर्ड वन, द गवर्नर्स एसेंट वाज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल। ही हैड आल्सो वीटो पावर एंड कुड इश्यू ऑर्डिनेंसेस। तो यहाँ पे जब जैसे मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज बढ़ा दिया गया और इस समय 70% से अधिक जो मेंबर थे वो आपके कम्युनल और जो क्लास इलेक्टोरेट से उनमें से चुने जाते थे। इसके अलावा जो वोमेन थे उनको भी राइट टू वोट दिया गया था। एंड द नेक्स्ट मैंने आपको बताया गवर्नर्स एसेंट वाज रिक्वायर्ड। यदि कोई भी बिल को पास करना होता था, यदि किसी भी बिल को स्टैट्यूट में की फॉर्म में चेंज करना पड़ता था, कानून बनाना होता था, वहां पे गवर्नर की एसेंट जरूरी थी। ही आल्सो हैड वीटो पावर, और इवन गवर्नर को एक वीटो पावर का ऑप्शन भी दिया गया था। और इवन गवर्नर कुड आल्सो पास ऑर्डिनेंसेस, और गवर्नर ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते थे। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डिनेंस कब पास किए जाते हैं, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, जब आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यदि उसका बैठना संभव नहीं होता, यानी उनकी मीटिंग संभव नहीं हो पाती किसी भी वजह से, यदि इमरजेंसी की वजह से या वार की वजह से, तो ऐसी स्थिति में कई बार कानून लाने जरूरी हो जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। तो वहां पे गवर्नर को पावर दी गई थी कि वो ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेजिस्लेचर। ये मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर के बारे में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोविंशियल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम इसी के दूसरे भाग के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपको दो भागों में डिवाइड किया था, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, दैट फंक्शनिंग वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शनिंग वर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट वाज अमंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में जब हम बात करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाज द गवर्नर जनरल। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करते हैं तो ही वाज द गवर्नर जनरल। सेकेंड वन, देयर वर टू लिस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। जैसे कि मैंने वहां पे आपको दो लिस्ट का जिक्र किया है। सिमिलरली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव होती थी, इसके अंदर भी दो लिस्ट का विभाजन किया गया था, दैट वाज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। एंड द थर्ड वन इज प्रोविंशियल लिस्ट वाज अंडर द प्रोविंसेस। यदि प्रोविंशियल लिस्ट की हम बात करते हैं तो वो प्रोविंसेस के अंडर में आती थी, वाइल द सेंट्रल लिस्ट टुक केयर ऑफ द सेंट्रल लिस्ट। तो यदि हम सेंटर की बात करते हैं तो वो सेंट्रल लिस्ट के उसमें आती है, और यहाँ पे प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस है वो प्रोविंशियल लिस्ट के उसमें कार्य करते थे। तो यहाँ आपको डिवाइड करना है लिस्ट को दो भागों में, सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट कम्स अंडर द किसकी पावर के अंदर आती थी? सेंटर के पावर में। जबकि प्रोविंशियल लिस्ट के जो दैट वर कमिंग अंडर द प्रोविंसेस, वो प्रोविंसेस के अंडर में आती थी। आउट ऑफ द 8 मेंबर्स ऑफ द वाइसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 3 वर टू बी इंडियंस। यदि हम देखें कि उस तरह में जो वाइसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के टोटल मिला के 8 मेंबर होते थे, जिनमें से ये कहा गया था कि 3 मेंबर आपके इंडियन होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। द गवर्नर जनरल कुड इश्यू ऑर्डिनेंस। जैसे कि मैंने वहां पे आपको बताया था गवर्नर को पावर दी गई थी, सिमिलरली गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस पास करने की पावर दी गई थी। एंड द गवर्नर जनरल कुड इश्यू द ऑर्डिनेंसेस। ही कुड आल्सो सर्टिफाई बिल्स दैट वर रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ऐसे बिल जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते थे, ऐसे बिल को गवर्नर जनरल सर्टिफाई कर सकता था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज सेट अप विद द 2 हाउसेज। आज के टाइम में भी आपको पता होगा कि हमारा जो लेजिस्लेचर है दैट इज बाइकैमरल। तो सिमिलरली उस समय की जब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर था वो भी बाइकैमरल ही होता था। एंड दैट वाज डिवाइडेड अमंग द 2 हाउसेज। उसके 2 भाग होते थे, 2 हाउसेज होते थे। नंबर 1 was लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकंड वन was काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जैसे कि आपको पता है कि उस आज के टाइम में आप जानते हैं विधानसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। उस समय आप इनका नाम लेते थे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उस समय आप क्या कहते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट। आज आपको पता होगा कि काउंसिल ऑफ द स्टेट का नाम बदल के लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया है। तो उस समय आपके जब हाउसेज की हम बात करते हैं लेजिस्लेचर के, तो वहां पे उस समय 2 हाउसेज मैंने आपको बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोकसभा के नाम से जानते थे, और काउंसिल ऑफ द स्टेट जिनको राज्यसभा के नाम से जानते थे। आज आपको पता है कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट नहीं कहते हैं, वहां पे यहाँ पे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दे दिया गया है इसे। तो इफ वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोकसभा कहते हैं दैट इज द लोअर हाउस। वो लोअर हाउस है, वो लोअर हाउस कहलाता है। आज भी आपको पता होगा कि लोअर हाउस ही है वो। तो जैसा कि आपको पता है कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉमिनेटेड वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल फ्रॉम एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस। उस समय जब आप देखते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे वो नॉमिनेट किए जाते थे, किनमें से? दे वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल एंड फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस। वहां उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते, इलेक्ट नहीं किए जाते थे, ध्यान के चलना, नॉमिनेट किए जाते थे। और वो जो नॉमिनेशन होता था वो एंग्लो इंडियंस या फिर इंडियन क्रिश्चियंस के अमंग से होता था। एंड द मेंबर्स हैड ए टेन्योर ऑफ 3 ईयर। उस समय जो मेंबर थे लोकसभा के, उनका टेन्योर 3 साल का होता था। तो ये मैंने आपको बताया है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। इफ वी टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यदि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं जो आपका अपर हाउस है, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट। उस समय मैंने आपको जैसा बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल को उस समय काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता, दैट वाज द अपर हाउस।
द ओनली मेल मेंबर विद द टेन्योर ऑफ 5 ईयर। यदि आप अपर हाउस की बात करते हैं उस समय, तो उस समय अपर हाउस में केवल मेल मेंबर ही नॉमिनेट किए जाते थे, मेल मेंबर ही आते थे, और जिनका टेन्योर होता था उस समय 5 साल। एंड द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, द लेजिस्लेचर कुड आस्क द क्वेश्चन एंड आल्सो वोट ए पार्ट ऑफ द बजट। Only the 25% of the budget was subjected to the vote and the rest was non-votable, and a bill had to be passed in both the houses before it become a law। आज के टाइम में भी आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। सिमिलरली उस समय भी हाउस आपके 2 ही थे, आप ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट। उस समय काउंसिल ऑफ द स्टेट कहते थे, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे। बस इतना अंतर आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते थे, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के मेंबर 5 साल के लिए इलेक्ट होते थे। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि जब भी कोई बिल कानून बनने की बात आती थी, तो वहां पे उस बिल को दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ता था। आज भी आपको पता है कि प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ए बिल हैड टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस बिफोर इट बिकम ए स्टैट्यूटरी लॉ एंड देयर वर 3 मेजर्स टू रिजॉल्व एनी डेडलॉक। यदि उनके बीच में कोई डेडलॉक आ जाता था, यदि उनके बीच में कोई मतभेद आ जाता था किसी भी बिल के संबंध में दोनों हाउसेस के बीच में, तो वहां पे 3 स्थितियां पाई जाती थी उसको रिजॉल्व करने के संबंध में। कौन कौन सी थी वो 3 स्थितियां? नंबर 1, ज्वाइंट कमेटी बिठाई जा सकती थी। सेकंड वन, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया जा सकता था। एंड थर्ड वन वाज ज्वाइंट सिटिंग। तो आपको तीनों ये इसके मेजर्स याद रखने हैं। 1 इज ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस एंड लास्ट इज ज्वाइंट सिटिंग। तो दीज वर द 3 मेजर्स टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यदि इनके बीच मतभेद आता था किसी भी कानून के संबंध में, तो ये 3 मेजर्स लिए जा सकते थे। एंड द नेक्स्ट इज गवर्नर जनरल। यदि हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो द गवर्नर जनरल एसेंट वाज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिल टू बिकम द लॉ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरे देश के लिए कानून बनने की बात आती थी, तो वहां पे गवर्नर जनरल की एसेंट जरूरी थी, उनकी मंजूरी होनी जरूरी हुआ करती थी बिफोर इट बिकम द लॉ। आपको जैसे भी आज के टाइम में भी आपको प्रोसीजर पता होगा, जब भी पूरे देश के लिए कानून बनने की बात आती है, तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों से यदि उस बिल को पास करवाना पड़ता है बाय द मेजोरिटी, एंड आफ्टर पासिंग बाय बोथ द हाउसेज इट मस्ट बी साइन बाय द प्रेसिडेंट। आपको पता है कि आज प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करवाना पड़ता है। उस समय आपको पता है कि प्रेसिडेंट के स्थान पे उस समय गवर्नर जनरल काम किया करते थे। तो उस समय आपको क्या बताएंगे कि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये जो दोनों हाउसेस थे, पहले उस बिल को पास करवाया जाता था। आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ द हाउसेस, गवर्नर जनरल एसेंट वाज रिक्वायर्ड टू पास द बिल टू गिविंग द बिल अ फॉर्म ऑफ स्टैट्यूट। यदि उस बिल को हम स्टैट्यूट की फॉर्म में लाना चाहते थे, कानून की फॉर्म में लाना चाहते थे, तो वहां पे गवर्नर जनरल की एसेंट जरूरी थी। ही कुड आल्सो अनेक्ट अ बिल विदाउट द लेजिस्लेचर्स कंसेंट। यदि लेजिस्लेचर की कंसेंट भी नहीं होती थी, तो वहां पे बिल जो है वो गवर्नर जनरल के द्वारा भी अनेक्ट किया जा सकता था। ही कुड प्रिवेंट अ बिल फ्रॉम बिकमिंग द लॉ। इवन गवर्नर जनरल को इतनी पावर थी कि वो उसको कानून बनने से रोक सकता था। यदि उसको ऐसा लगता था कि यदि वो जो बिल है, यदि वो कंट्री देश की शांति के लिए खतरा है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल वाज हैविंग द पावर टू प्रिवेंट दैट बिल फ्रॉम बिकमिंग अ स्टैट्यूट। He could also disallow any question, adjournment motion or debate in the house। यदि उसको ये लगता था गवर्नर जनरल को कि कोई क्वेश्चन है या एडजॉर्नमेंट मोशन है या फिर कोई डिबेट हाउस के अंदर कोई सही नहीं है, नेचुरली वो उसको डिसअलाउ भी कर सकता था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गवर्नर जनरल के पास क्या क्या पावर थी। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 काउंसिल मैंने आपको बताया, प्रोविंशियल काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज आल्सो एन इंडियन काउंसिल। इसके अलावा इंडियन काउंसिल भी कार्य करती थी। इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन काउंसिल, देयर वर टू बी एटलीस्ट 8 एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स इन द इंडियन काउंसिल। यदि हम इंडियन काउंसिल की बात करते हैं उस समय की, तो उस समय लगभग आप कम से कम इंडियन काउंसिल के अंदर कम से कम 8 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 12 मेंबर हुआ करते थे, जिनमें से हाफ ऑफ द मेंबर्स कुड हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द पब्लिक सर्विस इन इंडिया। ये कहा जाता था कि इनमें से आधे मेंबर जो अपॉइंट किए जाएंगे, उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक सर्विस के अंदर कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि कम से कम 8 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 12 मेंबर, और उनमें से आधे मेंबर जो, जैसे कि 8 मेंबर अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो नेचुरली उसमें से 4 मेंबर ऐसे होंगे हु वर हैविंग
10 year एक्सपीरियंस ऑफ द पब्लिक सर्विस इन इंडिया। तो कम से कम उनको 10 साल का पब्लिक सर्विस में कार्य करने का अनुभव होना जरूरी था। इंडियन काउंसिल के मेंबर का जो टेन्योर था, कार्यकाल था, वो 5 साल का रहता था। इवन द सैलरी वर इंक्रीज, उनकी जो सैलरी थी इंडियन काउंसिल के मेंबर की, वो आपकी $1000 से लेके $1200 तक रहती थी। देयर वर टू बी 3 इंडियन मेंबर्स इन द काउंसिल। सॉरी। इसके अलावा इंडियन काउंसिल के अंदर 3 मेंबर इंडियन होने जरूरी थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल। तो ये मैंने आपको यहाँ पे काउंसिल के 3 भाग बताए हैं उस समय। मैंने आपको बताया प्रोविंशियल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल एंड इंडियन काउंसिल। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अदर सेलेंट फीचर्स। जैसा कि आपको मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ, इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं थी। वो कौन सी विशेषताएं थी? दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी एक्ट के द्वारा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी भारत में। दिस एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द 10 year a statutory commission should be set up to study the working of the government। इसी कमीशन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया था कि 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा जो गवर्नमेंट के कार्यों की क्या करेगा? स्टडी करेगा, उसके बारे में पता लगाएगा कि गवर्नमेंट ने कार्य सही से किया है या नहीं किया है। दिस रिजल्टेड इन द साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के बारे में आपने जो सुना होगा वो इसी का परिणाम था। साइमन कमीशन जैसा आपने सुना होगा कि 1927 में भारत में आया था, तो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द दिस कमीशन, वो इसी कमीशन का भाग था। इट आल्सो क्रिएटेड एन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया। इसी के तहत हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस की भी स्थापना की गई थी लंदन के अंदर। If we talk about the merits of the Government of India Act, merits क्या क्या थे इसके, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या गुण थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता थी दियार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड, द कंसेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस एक्ट के द्वारा पहली बार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर विद द यूनिटरी बाइस। पहली बार गवर्नमेंट के कार्यों का विभाजन किया गया था। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि जहां पे प्रोविंशियल काउंसिल थी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनके कार्य को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में डिवाइड कर दिया गया था। तो इसको हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो दिस मीन फेडरल स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द यूनिटरी बाइस एंड देयर वाज द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बार भारतीयों का मतलब पार्टिसिपेशन हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दे हेल्ड सम पोर्टफोलियोज लाइक द लेबर, हेल्थ एक्सेट्रा। पहली बार इंडियंस को भी लेबर एवं स्वास्थ्य विभाग जैसे मतलब गवर्नमेंट में विभाग दिए गए थे, मिनिस्ट्री दी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन वर नोन टू बी द पीपल। पहली बार लोगों को पता चला था कि इलेक्शन कैसे होते हैं, पहली बार लोगों की जानकारी में आया था। एंड इट क्रिएटेड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। और यहीं से लोगों ने मतलब जागरूक हो गए थे कि वो उनको पता चला था कि हमारा कैसे मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें करना चाहिए। दे वर पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस अमंग मतलब फर्स्ट टाइम। सम इंडियन वुमेन्स वर आल्सो हैड द राइट टू वोट। और यहीं से आपको पहली बार आप कह सकते हैं कि वुमेन्स को भी राइट टू वोट दिया गया था। तो these were the certain merits of the Government of India Act 1919। If we talk about the limitations, यदि हम इसकी कमियों की बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के, तो इसके अंदर कुछ कमियां भी थी। पहली कमी थी दिस एक्ट एक्सटेंडेड द कंसोलिडेटेड एंड कम्युनिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड इज franchise was very limited, it did not extend to the common man। यहाँ पे तो इसकी फ्रेंचाइज है वो एक तरह से लिमिटेड, बड़ी सीमित रखी गई थी। यहाँ पे कॉमन मैन जो सामान्य व्यक्ति उस तक उसकी पहुंच नहीं थी बिल्कुल भी। द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर हैड ए लॉट ऑफ पावर। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे या जो गवर्नर थे उनकी पावर अनलिमिटेड थी, वो जरूरत से ज्यादा पावर उन्हें दी गई थी। तो क्या बताया मैंने? गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर हैड ए लॉट ऑफ पावर टू अंडरमाइन द लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड द प्रोविंशियल रिस्पेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल आज के टाइम में आप जब देखते हैं तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो दोनों हाउसेस से बिल के पास होने के बाद उसे रोक सके, जबकि उस समय उन्हें ये पावर दी गई थी। नेचुरली द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर वर हैविंग द लॉट ऑफ पावर। And the next is allocation of the seats for the central legislature was not based on population
बट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस इन द आइज ऑफ ब्रिटिश। यदि हम उस समय सीटों के बंटवारे की बात करते हैं सेंट लेजिस्लेचर के अंदर, वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड नहीं किया गया था, वो डिवाइड किया गया था अंग्रेजों के अपने मतलब अपने नजरिए से, जो उनको लगता था कि प्रोविंसेस के अंदर उनका कितना मतलब भागीदारी है, उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से डिवाइड किया था उसे। द रोयल टैक्ट वाज पास्ड इन 1990। जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 1919 के अंदर भी पहली बार रॉयल टैक्ट लाया गया था, जिसको काला कानून भी आप कहते थे। विच सिवियरली रेस्ट्रिक्टेड द प्रेस एंड मूवमेंट, जिसकी वजह से प्रेस एवं की मूवमेंट पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। एंड डिस्पाइट द यूनानिमस अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोज बिल वर पास्ड। परंतु इन्हीं सबके मतलब अपोजिशन के बावजूद, इन सभी विरोधों के बावजूद भी कुछ बिल पास किए गए थे। एंड सेवरल Indian members resigned in protest. If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.